नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर और शुरू करते हैं इस हफ्ते के फाइनेंशियल करंट अफेयर। साथ में मैं आपको एक बोनस इन्वायरमेंटल न्यूज़ का भी दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किए गए 1 ट्रिलियन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की। इसके तहत जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लोन दिए जाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनीज को, एसएचजीज को, एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स कंपनीज को। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इनको लॉन्ग एंड मीडियम टर्म के जो फाइनेंस किया जाए और इसके तहत पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, कम्युनिटी एसेट क्रिएट किए जाएं जो कि फार्म प्रोड्यूस की मार्केटिंग के लिए यूज़ किए जाएंगे। इसके तहत दिए जाने वाले लोन्स पर सरकार 2 करोड़ तक के लोन्स पर 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी प्रदान करेगी दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जो मेक इन इंडिया के तहत 8,722 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट का एक्विजिशन करेगी। इसमें जो ज़्यादातर पार्ट है वो HAL के पास, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास जाने वाला है, क्योंकि वह परचेज करने वाले हैं फ्लीट ऑफ हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 STT-40, जिसकी कीमत होगी पूरी फ्लीट की लगभग 5,300 करोड़ रुपए। इसके बाद बात करेंगे हम एप्पल CEO टिम कुक की, जो स्टीव जॉब्स के बाद एप्पल के CEO बने थे। उन्होंने बिलियनियर क्लब को ज्वाइन कर लिया है। एप्पल की जो मार्केट वैल्यू है, उसके जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नतीजे आए हैं, उसके तहत काफ़ी शूट अप कर गई है और एप्पल पहली कंपनी बनने वाली है जिसकी वैल्यू $2 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। दोस्तों, जो टिम कुक हैं उनके पास एप्पल के 8,47,969 शेयर्स हैं और इसके अलावा उनका जो पैकेज है, सालाना पैकेज जो लास्ट ईयर उनको मिला वो $125 मिलियन था। इसलिए वो सबसे अमीर बनने की दौड़ में शामिल होने जा रहे हैं। बिलियनियर क्लब में वो शामिल हो चुके हैं। अब वापस आते हैं भारत पर, बात करेंगे भारत के होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 0.5% जुलाई में। कम डिमांड के कारण ये नेगेटिव में गिर रहा है, जो कि पिछले साल इसी महीने में 1.17 था, लेकिन इस साल 0.58 माइनस है दोस्तों। लेकिन जो फूड आर्टिकल्स हैं उनमें इन्फ्लेशन बढ़ा है और वो रहा है 4.08%, जो कि जून में 2.04% था। तो होलसेल प्राइस में कमी आई है, लेकिन फूड प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। बात करें रिटेल इन्फ्लेशन CPI की, कंज्यूमर इन्फ्लेशन की, तो वह बढ़ गई है 6.93% जुलाई में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि जून में 6.23% थी। जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है, फूड की हम बात कर रहे हैं, तो वह हो चुकी है 9.62% जुलाई में, जो कि जून में 8.72% थी, क्योंकि हाई डिमांड फूड की हो रही है फूड सेगमेंट में और इस कारण इसकी इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। दोस्तों, जो इन्फ्लेशन फिगर जो RBI का कैप है वह है 6% से ऊपर। RBI का जो टारगेट रहता है कि इन्फ्लेशन 6% के अंदर ही रहे, जो काफ़ी पिछले सालों में मेंटेन था, लेकिन इस समय यह इन्फ्लेशन पार कर गई है 6% को। लगातार चौथे महीने 6% से ज़्यादा रही है। इसी कारण जो आपने पिछले वीक का हमारा करंट अफेयर्स का अगर आप वीडियो देखेंगे तो RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रेपो रेट और घटाने से इन्फ्लेशन और बढ़ने का खतरा हो सकता है। बात करें IIP की, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो वह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 16.6% जून में एज कम्पेयर टू मई जो 33.8 था, एंड अप्रैल में यह कॉन्ट्रैक्शन 57.6% था। इसकी वजह से क्या होने वाला है, जो GDP बिल्कुल डाउनफॉल हो रही है। इसका डाटा रिलीज होगा इस महीने के एंड तक और उसमें आप देखेंगे कितनी बुरी तरीके से इंडिया की GDP लुढ़कने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की बात करें तो 17.8% रिड्यूस हुआ है, जो मई में 38.4% रिड्यूस हुआ था। माइनिंग आउटपुट की बात करें तो
19.8% रिड्यूस हुआ है, जो मई में 20.5% रिड्यूस था। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 10% रिड्यूस हुआ है, जो कि मई में 14.9% रिड्यूस हुआ था। तो रिडक्शन कम हुआ है, लेकिन हमें रिडक्शन नहीं चाहिए, हमें एक्सपेंशन चाहिए। जब ये एक्सपेंशन स्टार्ट होगा तो जीडीपी जो है बढ़ना स्टार्ट करेगी। लेकिन इस महीने के नतीजे आप जरूर देखेंगे कि जीडीपी जो है पूरी तरीके से फॉल करी है पहले क्वार्टर में। बात करें सिंगापुर इकोनॉमी की, तो उसकी हालत भी कुछ हमारे या पूरे दुनिया के देशों की तरह ही है। 42.9% कॉन्ट्रैक्ट कर गई है क्वार्टर 2 में अपने। सिंगापुर की जो इकोनॉमी है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% फॉल हुई है, जबकि पिछले 3 महीनों में एनुअलाइज करके जो नतीजा आया है, जो डाटा आया है, उसमें 42.9% सिंगापुर इकोनॉमी रिड्यूस हुई है। बात करें भारत के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो उसने कुछ पॉजिटिवनेस दी है, और डोमेस्टिक इक्विटीज़ में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिव हुआ है, जो मार्च अप्रैल में बुरी तरह निकल गया था जब लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन इसके बाद मई जून जुलाई में इसने रफ्तार पकड़ी और अब वह वापस पॉजिटिव हो गया है, और आज की डेट में $230 मिलियन हमारा एफपीआई का इनफ्लो इस साल हो चुका है। लेकिन इक्विटी में पॉजिटिव, डेप्ट में अभी भी हम नेगेटिव चल रहे हैं ओवरसीज फ्लोज में, और यह अभी स्टूड है $14.6 बिलियन पे। यह अभी भी नेगेटिव है पिछले साल के मुकाबले, तो यह भी जल्दी पॉजिटिव में आने की हम उम्मीद कर सकते हैं। वहीं बात करें अब ई वे बिल की, तो एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसको लीड किया है केरल के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर थॉमस आइजैक ने, उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि गोल्ड पर भी ई वे बिल लागू किया जाए, जो कि अभी तक एग्जेम्प्ट था। ई वे बिल किसी भी कमोडिटी जो 50,000 से ऊपर हो, उसको ट्रांसपोर्टेशन एक प्लेस से अनदर प्लेस तक ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन गोल्ड अभी तक एग्जेम्प्टेड था। लेकिन अगर ये लागू हो जाता है तो 50,000 में अभी सिर्फ 1 तोला यानी 10 ग्राम गोल्ड आता है, तो 10 ग्राम का ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ई वे बिल की ज़रूरत गोल्ड पे पड़ेगी। क्या आपको लगता है यह सही प्रपोजल है या नहीं, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बात करें टैक्स पेयर्स के लिए जो खबर आई है वो यह है कि पीएम मोदी ने टैक्स चार्टर्स की घोषणा की है, जिसके तहत अभी टैक्स पेयर्स को कहीं डिस्प्यूट होता है, कहीं इंक्वायरी होती है, तो उसमें फेसलेस इंक्वायरीज होगी। फेसलेस उनका जो शिकायतें हैं उनका निवारण फेसलेस होगा। एक ऐसा मैकेनिज्म, फेयर एंड इम्पार्शियल मैकेनिज्म बना रही है सरकार, जिसमें आपके पास कोई अधिकारी पूछताछ के लिए या हैरेसमेंट करने के लिए नहीं आएगा। वह आपका सब ऑनलाइन होगा, और आपका जो टैक्स है वो एज पर लॉ ही आपको टैक्स भरना होगा। यह जो फेसलेस अपील है वो 25 सितंबर से रोल आउट हो जाएगी पूरे देश में, और एक नया मैकेनिज्म देश को मिलेगा। वहीं सरकार उम्मीद करती है कि लोग ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपना टैक्स भरें, ताकि इन डिस्प्यूट्स की ज़रूरत आपको और सरकार को ना पड़े। अब बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई ने सरकार को इस बार का जो सरप्लस है वह देने की घोषणा कर दी है, और इस बार आरबीआई 57,128 करोड़ रुपए सरकार के खाते में ट्रांसफ़र करेगा, केंद्र सरकार के खाते में फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। पिछले साल आरबीआई ने 1.76 लाख करोड़ ट्रांसफ़र किया था, इसमें सरप्लस और एक्सेसिव प्रोविज़न शामिल था, अलग से भी दिया गया था, और टोटल 1.76 लाख करोड़ था। लेकिन इस बार वो कम है। लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है वह 6.62 लाख करोड़ पहले क्वार्टर में ही हो चुका है। जो पूरे साल का जो बजटेड था फिस्कल डेफिसिट, उसका 83% है। सरकार उम्मीद कर रही थी कि आरबीआई से उसको कुछ ज़्यादा सरप्लस मिलेगा, तो उसको इस फिस्कल डेफिसिट को कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता नज़र आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में भी कॉन्ट्रैक्शन जारी है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम हुआ है। जो जुलाई में 10.2% कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्सपोर्ट, जो कि जून के मुकाबले, जो जून में 12.4% था, जून के मुकाबले कम है। ट्रेड डेफिसिट
3 महीने के उच्चतम स्तर $4.8 बिलियन पर पहुंच गया है। दोस्तों अगर एक्सपोर्ट के फॉल की बात करें तो अप्रैल में यह 60.28% फॉल हुआ था, मई में 36.47% हुआ था, जबकि जुलाई में 10% पर आ गया है। और हम उम्मीद करेंगे कि अगस्त से ये कम से कम बढ़ना शुरू हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन ना हो, एक्सपेंशन हो 1%, 2%, 3%। और जब एक्सपेंशन होगा तो हमारी इकोनॉमी भी एक्सपेंड करना शुरू कर जाएगी। और दोस्तों अब बात करते हैं एक एनवायरनमेंट न्यूज़ की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इस बार रिसर्चर्स ने एक ऐसा ऑफ ग्रिड लो कॉस्ट मॉड्यूलर एनर्जी सोर्स डिज़ाइन किया गया है जो कि नाइट के समय एफिशिएंटली पावर प्रोड्यूस कर सकता है। इस सिस्टम से के द्वारा जो अभी कमर्शियली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके नाइट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। यह जो अभी सोलर पावर प्लांट यूज़ होते हैं उनमें दिन भर जो कई जगह तो क्या है कि सोलर एनर्जी प्राप्ति नहीं हो पाती है, या होती है तो दिन में होती है और उसको स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि रात में यूज़ हो, जो कि काफ़ी कॉस्ट होती है उसकी। तो उसमें लेस एक्सपेंसिव अल्टरनेट ऑफ सोलर पावर इन्होंने डिज़ाइन किया गया है रिसर्चर्स, जिसको लीड कर रहे हैं सान हुई फैन, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। और इसमें जो प्रिंसिपल यूज़ होगा वो रेडिएटिव कूलिंग का होगा। इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको यूज़ किया जाएगा, जो हाई टेम्परेचर है उससे जो कूलिंग होती है सराउंडिंग एयर से एब्जॉर्ब की जाएगी हीट और कूल होती है, तो उसकी जो एनर्जी है वो हमारे को वो एनर्जी यूज़ करके ये इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेशन करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ फाइनेंशियल न्यूज़ और एनवायरनमेंट न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। कृपया इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे भी ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।